हेलो एस्पिरेंट। तो आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं वो रहेगा आपका पॉलिटी का पहला सेशन हमारा आज चालू हो रहा है। तो पॉलिटी की पहली क्लास रहेगी, दैट इज लेक्चर 1 ऑफ पॉलिटी। इस पर्टिकुलर क्लास में हम लोग क्या करेंगे, बेसिक एंड सेलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। क्या देखेंगे? बेसिक्स एंड सेलिएंट फीचर्स। ठीक है, आप लोगों को नोट्स प्रिपेयर करते रहने हैं पेन एंड पेपर में ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। आधी चीज़ें मैं लिखाऊंगा, आधी चीज़ें मैं डिक्टेट करूंगा जो लेंदी होंगी, सो दैट यू ऑल कैन हैव द नोट जो आप लोग प्रीलिम्स और मेंस के टाइम यूज़ करके अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। ठीक है, तो नोट्स प्रिपरेशन इज बहुत ही इंपॉर्टेंट। और आप लोगों को कहीं इस पर्टिकुलर क्लास के लिए बुक भी लेनी है तो आप लोग एम लक्ष्मीकांत लक्ष्मीकांत बुक ले सकते हैं, जो नया वाला एडिशन आया हुआ है, सो दैट आपको कुछ भी और एड ऑन उससे पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ द नोट्स आर मोर देन सफिशियंट फॉर एवरीवन। आप लोगों को ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, नोट्स से आपका काम हो जाएगा, बट अगर आपको बुक लेनी है, बिकॉज जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही लेंदी एक डॉक्यूमेंट है, तो आप ले सकते हैं आपको एक रेफरेंस के टाइप। ठीक है, तो पहली क्लास को हाउ विल डील विद द क्लास, तो क्या क्या हम लोगों के टॉपिक होंगे आज की क्लास में। द फर्स्ट इज व्हाट इज इंडियन पॉलिटी। व्हाट इज इंडियन पॉलिटी। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है क्या इंडियन पॉलिटी है क्या। तो इंडियन पॉलिटी आप लोगों को पता होना चाहिए, हमारी इंडियन पॉलिटी इज द मिक्सचर ऑफ स्टैटिक एंड डायनेमिक थिंग, मतलब पॉलिटिकल सिस्टम जो हमारा है। और आपको ये भी क्या क्या हो गया, पॉलिटिकल सिस्टम जो हो गया स्टैटिक, पहले स्टैटिक एंड डायनेमिक। ठीक है, जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है वो हमारा डायनेमिक थिंग हो गया इस इंडियन पॉलिटी में। जो आपके दिखते हैं क्या, जो आपके कैबिनेट होता है, मंत्री होते हैं, ये सारे हो गए इस इंडियन पॉलिटी में। जो लेजिस्लेचर होता है आपका, वो सब हो गए क्या आपके, जो डायनेमिक थिंग हो गए, ये हो गए। डायनेमिक इज द थिंग जो चेंज हो सकता है बार बार। ठीक है, जो आपका डिमांडिंग काम कर सकता है, जो लॉज आपके लिए बना सकता है, दिस इज द डायनेमिक थिंग। व्हाट इज द स्टैटिक थिंग? स्टैटिक थिंग्स आर द रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ये दोनों मिलके, स्टैटिक एंड डायनेमिक मिलके बनता है आपका इंडियन पॉलिटी। अब पॉलिटिकल साइंस की थ्योरेटिकल कंसेप्ट में हम लोग कहीं देखते हैं इंडियन पॉलिटी को, तो वो क्या होता है, हाउ टू रन द स्टेट। क्या होता है सबसे पहला, क्या बोला जाता है, वो हाउ टू रन द स्टेट। इंडियन पॉलिटी क्या है, इट इज हाउ टू रन द स्टेट, कैसे स्टेट को रन करेंगे। अगर स्टेट मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या होगा, स्टेट का मतलब छत्तीसगढ़ स्टेट नहीं होगा। स्टेट हम लोग ब्रॉडर परस्पेक्टिव में, ब्रॉडर लैंग्वेज में, जो पॉलिटी की लैंग्वेज होती है उसमें स्टेट मतलब होता है इंडिया, या एज सच अ कंट्री हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो द फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेज इज टू हाउ टू रन अ स्टेट। ये होता है इंडियन पॉलिटी का काम कि कैसे स्टेट को रन कराना है। ठीक है, द सेकेंड थिंग यू कैन से इज हाउ टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, यही डायनेमिक जो पॉलिटिकल आपका सिस्टम है वही आपके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास करके। तो ये सेकंड क्वेश्चन क्या होता है आपका, इंडियन पॉलिटी का काम क्या है, तो आपका वो है हाउ टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशन। हाउ टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, देन द नेक्स्ट थिंग इज हुज फंक्शन, किसका काम है, हुज फंक्शन इज इट शुड बी टू मेक द लॉ फॉर द पीपल टू लिव इन हार्मनी। इसका मतलब क्या है कि किसका काम है। देखिए, एक स्टेट का काम क्या होता है, अगर स्टेट में गवर्नमेंट है तो उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट का, जैसे अभी करेंटली हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर कौन है हमारे, प्राइम मिनिस्टर है हमारे मोदी जी। तो उनकी गवर्नमेंट का बेसिक काम क्या है कि हार्मनी रहे लोगों के, पीपल के बीच में, और वो लॉज को फॉलो करते रहे। और हम ऐसे क्या लॉज बना सकते हैं सो दैट पीपल लिव इन हार्मनी। ठीक है, तो दिस इज व्हाट द थर्ड क्वेश्चन इज पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी में, कि हुज फंक्शन इट शुड बी टू मेक लॉज फॉर द पीपल टू लिव इन हार्मनी। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन अराइज होता है, तो इससे हमको समझ आता है इंडियन पॉलिटी क्या हो गया, एक स्टैटिक और डायनेमिक का मिक्सचर है। स्टैटिक आर द रूल्स एंड रेगुलेशन, डायनेमिक इज द पॉलिटिकल सिस्टम, एंड इट इज हाउ टू रन द स्टेट, हाउ टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशन, हुज फंक्शन इट शुड बी टू मेक द लॉज फॉर द पीपल टू लिव इन हार्मनी। तो ये सारी चीजें जब होती हैं तो उसको हम इंडियन पॉलिटी बोलते हैं। ठीक है, अभी हम धीरे धीरे आप लोगों को समझ आना चालू होगा। अभी पहला कंसेप्ट है ये। अब दूसरा कंसेप्ट हम देखते हैं, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पॉलिटी तो हमने समझा, अब व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या
हम देखेंगे व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले मैं आपका इसका डेफिनेशन लिखा देता हूँ, लिखिए आप लोग। कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी डिफाइंड एज अ पावर मैप which defines the power and function of different branches of the government। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है मैंने बताया, वो एक आपका पावर मैप है, वो एक आपका पावर मैप है जो कि आपका डिफाइन करता है क्या, पावर एंड फंक्शन ऑफ द ब्रांचेस, जो अलग अलग ब्रांच है आपके, किसके अलग अलग ब्रांच है आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी के, इंडियन गवर्नमेंट के, उनको वो क्या करता है, डिफाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन। अब अलग अलग क्या क्या ब्रांचेस हैं, तो तीन ब्रांचेस हैं, आप लोगों को अलग अलग पता होना चाहिए, जो कि आपके काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन गवर्नमेंट को रन कराने में। सबसे पहला होता है लेजिस्लेचर, ठीक है। दूसरा होता है आपका एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तीसरा होता है आपका जुडिशियरी, ठीक। अब लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, लेजिस्लेचर सबसे पहले क्या होता है आपको मैं ये समझा देता हूँ। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक लोकसभा होता है और एक होता है आपका राज्यसभा, ठीक है। इन दोनों को मिलके हम लोग बोलते हैं क्या, लेजिस्लेचर। लोकसभा जो होता है जिसमें आप लोग डायरेक्ट इलेक्शन करते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन करते हैं किसके लिए, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है। लास्ट ईयर हुआ था जिसमें मोदी जी खड़े थे, आपके डिस्ट्रिक्ट से कोई खड़ा रहा होगा, तो वो जो पूरा जो 11 हमारे 11 हमारे क्या है छत्तीसगढ़ में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाते हैं, वही लेजिस्लेचर का हिस्सा बनते हैं, जो 545 लेजिस्लेचर में होते हैं, किसमें, आपके लोकसभा में, और 250 जो होते हैं हमारे राज्यसभा में, ठीक है। तो राज्यसभा में जो होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होके जाते हैं, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है वो भेजते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग डील करेंगे जब अलग से लेजिस्लेचर का चैप्टर आएगा, अभी मैं आपको बस ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके होते हैं, आपको इतना तो पता ही होगा कि लेजिस्लेचर में चुन के जाते हैं हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा में चुन के जाते हैं इनडायरेक्टली इलेक्ट होके, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव जो असेंबली के लोग होते हैं वो इलेक्ट करते हैं राज्यसभा के मेंबर को। अब जो वो वहां दोनों बन जाते हैं, उन्हीं में से आपको पता है एक प्रधानमंत्री बनता है जिसको हम पीएम बोलते हैं, एंड वहीं से आपके पूरा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से ही आपके कैबिनेट भी बनती है, सीओएम बनता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स बनते हैं सारे के सारे, ठीक है। मेंबर मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, ये सारे के सारे, तो वो होते हैं आपके क्या, एग्जीक्यूटिव। जो मिनिस्टर होते हैं ना, जैसे निर्मला सीतारमन जी आप देखते हैं, होम मिनिस्टर हमारे हो गए, अमित शाह जी प्रधानमंत्री हो गए, मोदी जी, ये सब क्या हो गए आपके, ये सब हो गए एग्जीक्यूटिव। और वो एग्जीक्यूटिव इज द पार्ट ऑफ दैट लेजिस्लेचर ओनली, ठीक है, इट इज द पार्ट ऑफ दैट लेजिस्लेचर ओनली। तो आपको ये मैं एक्सप्लेन करूंगा, ये अलग अलग चैप्टर है पूरा इंडियन पॉलिटी में। अभी आपको व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन समझा रहे हैं हम, तो यहाँ क्या हो गया, लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का क्या काम होता है, टू मेक द लॉज, ठीक है। क्या काम होगा लेजिस्लेचर में, आपने सुना होगा अमेंडमेंट हुआ विधानसभा में, संसद में, संसद की बैठक हो रही है जिसमें क्या हो रहा है, एक कोई जैसे ट्रिपल तलाक हुआ, ट्रिपल तलाक का बिल पास हुआ, जीएसटी आपको याद होगा, रात में प्रणब मुखर्जी जी जो प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने क्या किया था, लेजिस्लेचर के अंदर ही एक नया लॉ पास किया था। तो जो अभी यूसीसी आर्टिकल 44 के अंडर क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चल रही है, वो भी आपका एक लॉ कहाँ बनेगा, पार्लियामेंट में ही बनेगा। पार्लियामेंट को ही हम लेजिस्लेचर बोलते हैं। तो लेजिस्लेचर का काम क्या हुआ, बेसिकली टू मेक द लॉज, द रूल्स एंड रेगुलेशन, क्या रूल्स एंड, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन। तो इसके साथ साथ आगे हम लोग कहीं देखते हैं, इसमें लेजिस्लेचर में कौन कौन होते हैं, तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलएज होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं लेजिस्लेचर इन जनरल, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब एग्जीक्यूटिव क्या हो गया, तो एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, यहाँ देखिए लेजिस्लेचर के अंदर हमने क्या किया, लॉज बना दिए। अब उन लॉ को इम्प्लीमेंट कौन करेगा, हु विल बी द इम्प्लीमेंटिंग बॉडी फॉर द लॉज मेड अंडर द लेजिस्लेचर। तो द इम्प्लीमेंटिंग बॉडी इज द एग्जीक्यूटिव। Their main work is to implement the law made by the legislature, implement the laws, rules and regulation, ठीक है। अब ये एग्जीक्यूटिव बॉडी में आपके क्या हो गए, मिनिस्टर आ गए, ठीक है। इसके साथ आपके जो आप जो खुद बनेंगे, आईपीएस, आईएएस, आईपीएस, आईएएस, आईआरएस, जो ये यूपीएससी से निकाले हुए सर्विसेज होते हैं, ये सारे इनको क्या बोलते हैं हम लोग, इन सबको क्या बोला जाता है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ये जो आपके मेंबर ऑफ जो आपके कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं वो लोग क्या होते हैं, नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, जिसको और क्या बोल सकते हैं हम लोग, जो एग्जीक्यूटिव, जो आपके नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव हो जाते हैं। और जो ये ब्यूरोक्रेसी होती है ये परमानेंट
एग्जीक्यूटिव होती है, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव के अंडर कौन कौन आ गए आपके, एक तो आपके मिनिस्टर्स आ गए, उसके साथ साथ ब्यूरोक्रेट्स आ गए, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी जैसे आईएएस आईपीएस, इनका काम क्या होता है, टू इम्प्लीमेंट द लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर मेड एंड बाय द लेजिस्लेचर, ठीक है। अब यहाँ थर्ड आपका क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंपॉर्टेंट चीज, आपका थर्ड चीज होता है जुडिशियरी। अब जुडिशियरी का काम क्या होता है, देयर वर्क इज टू कीप चेक्स एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट्स। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड द सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये सारे इसके अंडर आते हैं। अब जुडिशरी का काम क्या हो गया, जुडिशरी का काम, अगर दो स्टेट हैं, ठीक है, हमारे पास दो स्टेट हैं और दो स्टेट के बीच में कुछ टसल हो गया, जैसे नर्मदा वाटर का दिक्कत हो रहा था अभी, महानदी के लिए उड़ीसा छत्तीसगढ़ के साथ होता है, तो उसमें कौन इस पे डिसीजन मेकिंग करेगा, ठीक है। अगर कोई लॉ को लेजिस्लेचर गलत पास करता है या वो अपने पावर के अंडर, उनके पावर नहीं होती है उस पर्टिकुलर लॉ को पास करने की, और उस लॉ को वो पास कर देते हैं, तो कौन होगा उस चेक करने के लिए उस पर्टिकुलर चीज को कि ये लॉ पास होने लायक नहीं था। तो दिस इज द जुडिशियरी। जुडिशियरी का काम क्या है, दे कीप द चेक्स एंड रिजॉल्व, कि कोई अपने पावर के ऊपर जाके कुछ और तो नहीं कर रहा है, कोई एक जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो नॉर्म्स दिए गए हैं उसके अगेंस्ट जाके कुछ लॉ तो नहीं बनाया जा रहा है। तो द बेसिक थिंग इज कि जुडिशियरी का काम है उनको चेक्स में रखना, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन समझ आ गया होगा, ठीक है। इट इज अ पावर मैप विच डिफाइंस द पावर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये तीन ब्रांचेस हैं, इन ब्रांचेस का पावर बताता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान, हमारा आइन, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। द नेक्स्ट थिंग इज, अब हम समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन तो हमने बना लिया, हमने देख लिया, उसमें डिफाइन हो गई सब चीजें। एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी को हमको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी आर डीलिंग इन प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव से हम पढ़ रहे हैं, तो मैं ये आइडियोलॉजी को आपको बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग लिखेंगे थर्ड क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए कोई भी चीज के ऊपर ILISM लिज्म जुड़ जाता है ना, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ लिज्म जुड़ गया उसका मतलब होता है कि आइडियोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं हम, क्या, आइडियोलॉजी, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट द आइडियोलॉजी, ठीक है। अब आप लोग एक डेफिनेशन को लिखिए, चलिए मैं डेफिनेशन बताता हूं आप लोगों को। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज द आइडियोलॉजी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच मीन्स द रूल ऑफ लॉ, ठीक। पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे हम इसको। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज द आइडियोलॉजी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच मीन्स द रूल ऑफ लॉ एंड नॉट द रूल ऑफ अ सिंगल मैन, ठीक है, फुल स्टॉप। द रूल ऑफ सुप्रीम लॉ मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिटिकल सिस्टम इज लिमिटेड, ठीक है। Limited government, which signifies that the government cannot act according to its own whims and fancies, क्या, whims and fancies, ठीक है, full stop. It has to act in accordance with the power distribution system given by constitution, ठीक है। This means the government is also under the law. It helps to check the arbitrariness, स्पेलिंग में बता देता हूं, ARBITRARINESS, arbitrariness of the government. The limited government which ensures rule of law is itself by the only feature in the Indian Constitution known by the name of fundamental right. तो देखिए आप कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को हम समझते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक आइडियोलॉजी है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसमें हम ये मानते हैं, ये मान के चलते हैं कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी एक आदमी के अंदर पूरा पावर नहीं होगा। क्या नहीं होगा, जैसे सद्दाम हुसैन का आपको पता होगा, सऊदी अरेबिया के टाइम पे ही वॉज हैविंग द पावर सेंट्रलाइज्ड इन हिमसेल्फ। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वही बोलता है कि किसी एक आदमी के पास ये पावर नहीं होगा, क्या नहीं होगा, ये पावर नहीं होगा,
और सुप्रीम लॉ जो है हमारे देश में, सुप्रीम लॉ जो है मतलब गवर्नमेंट हो चाहे एग्जीक्यूटिव हो लेजिस्लेचर हो, कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम हो, सब लिमिटेड गवर्नमेंट है, किसी का भी कोई भी अनलिमिटेड गवर्नमेंट नहीं है। और लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब है सब किसी ना किसी लॉ के अंडर बंधे हुए हैं, उसी को बोलते हैं हम क्या, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट है, रूल ऑफ लॉ मेरे को ऐसा लगता है कि दुनिया में सबसे अच्छा कंसेप्ट आज तक जो बनाया गया है वो कंसेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में। मेरे को जैसे समझ पड़ता है कि रूल ऑफ लॉ से सुंदर डेकोरेटिव जो जो डेकोरेटिव कंसेप्ट किसी भी पर्टिकुलर लॉ में मतलब किसी भी चीज में नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि रूल ऑफ लॉ इज द कंसेप्ट जिसके अंडर पूरे के पूरे लोग आ जाते हैं, चाहे आप कितने भी पावरफुल हो या कितने भी पढ़े हो, आप प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, या आप सबसे छोटे तबके के लोग हो, इन सेंस ऑफ कि आप 18 ईयर्स की एज आपकी अभी जस्ट हुई है, या आप अमीर हो आप गरीब हो कुछ भी हो, रूल ऑफ लॉ इज सिमिलर। एक स्ट्रेट लाइन है जिसको सबको फॉलो करना है। अंडर रूल ऑफ लॉ एवरीवन इज अंडर द चेक्स एंड बैलेंसेस ऑफ द रूल ऑफ लॉ। ठीक है, तो ये सिग्निफाई क्या करता है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम नहीं कर सकती। ठीक है, भले ही आपको गवर्नमेंट को चुन के लाई है पीपल जो लेके भेजे हैं आपको, बट आपके पास ये नहीं है कि आप खुद के पावर से काम कर पाएंगे। आपको गवर्नमेंट को काम करना है विद अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉ। अब रूल ऑफ लॉ क्या, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही आपको काम करना है। ठीक है, तो एवरीवन कोई भी उसके ऊपर नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब यही होता है, सिंपल सा कंसेप्ट, कि अनलिमिटेड गवर्नमेंट कोई नहीं है, एवरी गवर्नमेंट इज अ लिमिटेड गवर्नमेंट, दे हैव टू फॉलो रूल ऑफ लॉ। ठीक है, तो और ये रूल ऑफ लॉ कैसे फॉलो करेगी गवर्नमेंट, तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारे इंश्योर करते हैं कि गवर्नमेंट आपके, देखिए अगर अगर फंडामेंटल राइट्स नहीं होते कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 13 से लेके 32 के अंडर जो हमको राइट्स दिए गए हैं विच आर वेरी मच फंडामेंटल टू द पर्सन, हम सब के लिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन है हम सब और नॉन सिटीजन है उनको भी ये राइट है, काफी सारे 5 राइट्स को छोड़ के, अगर ये नहीं होते तो हम लोग बोल सकते थे कि हमारे पास रूल ऑफ लॉ नहीं था। अब ये राइट्स हैं और इन राइट्स के लिए आप कहाँ जा सकते हैं, अगर आपकी इन राइट्स को कोई भी कर्टेल करने की कोशिश करता है तो अंडर आर्टिकल 32 यू कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट, कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को क्या हो रहा है, कर्टेल किया जा रहा है। तो आपको यही है कि अब लिमिटेड गवर्नमेंट कैसे हो गई, अगर आपके पास संविधान में, गवर्नमेंट को देखिए, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को फॉलो करना है रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ का मतलब हो गया आपका दे हैव टू फॉलो कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कर रहे हैं तो उसके अंडर हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो अंडर आर्टिकल 13 टू 32 हैं। अब ये फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 32 बोलता है कि 13 से लेके 31 तक का कोई भी आपका फंडामेंटल राइट को कर्टेल कर रहा है तो 32 के अंडर आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। अगर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं तो गवर्नमेंट कभी भी क्या करेगी, मैंने एग्जीक्यूटिव में बता दिया कि दे दिस इज द, अलग से एक बॉडी है जुडिशियरी जिसका काम ही है ये कि दे हैव टू चेक द गवर्नमेंट कि कोई काम गलत नहीं हो रहा है या कोई भी चेक्स एंड बैलेंसेस बना के रखेंगे। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आप, तो यहाँ क्या हो गया, रूल ऑफ लॉ ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं तो गवर्नमेंट को लिमिट कर दे रहा है कि आपके जो आपके बेसिक पावर है उसको, बेसिक आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उसको क्या कर्टेल नहीं कर सकता। तो दे बिकम द लिमिटेड गवर्नमेंट एंड एज सच हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म फॉलो करते हैं। हम लोग एनालॉजीज क्या क्या निकाल सकते हैं इस पर्टिकुलर किससे, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से, तो आप ये बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म सिग्निफाइज रूल ऑफ लॉ। हम ये बोल सकते हैं ना कि मैंने अभी बताया कि रूल ऑफ लॉ अगर रहेगा तभी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म रहेगा। तो आप लिख सकते हैं एनालॉजीज में, क्योंकि प्रीलिम्स में पूछ देगा, ऐसा लाइन आ जाता है। पहला एनालॉजी हम क्या निकाले इस पर्टिकुलर डेफिनेशन, और ये पूरा समझ के हम लोग कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म सिग्निफाइज रूल ऑफ लॉ। ठीक है, रूल ऑफ लॉ को सिग्निफाइज लिख लीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म सिग्निफाइज रूल ऑफ लॉ। सेकंड हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कैन ओनली सस्टेन इन द रूल ऑफ लॉ। ये भी आपको समझ आ गया, मैंने बताया अगर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानेगी, क्योंकि रूल ऑफ लॉ मतलब जो लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉ। अगर रूल ऑफ लॉ को नहीं मानेगी तो फंडामेंटल राइट नहीं मिलेगा, फंडामेंटल राइट नहीं मिलेगा तो अनलिमिटेड गवर्नमेंट हो जाएगी, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म फॉलो नहीं हो पाएगा। तो क्या हो गया सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कैन ओनली सस्टेन इन द रूल ऑफ लॉ। थर्ड हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मींस लिमिटेड गवर्नमेंट। मैंने बता दिया जहां अनलिमिटेड गवर्नमेंट आ गया वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म फिर फॉलो नहीं कर रहा है, लिमिटेड गवर्नमेंट है, तो ये भी लिख सकते हैं आप, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मींस लिमिटेड गवर्नमेंट। ठीक है, चौथा आप क्या लिख सकते हैं फिर, गवर्नमेंट इज लिमिटेड बाय फंडामेंटल राइट्स। ये भी हो सकता है क्योंकि मैंने बताया आप लोगों को अभी, गवर्नमेंट इज
लिमिटेड बाय फंडामेंटल राइट्स। और आखिरी लिख सकते हैं, और एक आखिरी एनालॉजी निकलती है कि फंडामेंटल राइट एंश्योर रूल ऑफ लॉ। ये भी हो गया ना, फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 32, आप सुप्रीम कोर्ट गए तो आपका रूल ऑफ लॉ बचा। तो ये एनालॉजीज, ये आपको समझना है, इंटरलिंकेजेस, यही मैं बोल रहा था आपको कि मेंस पर्सपेक्टिव से ऐसे काम आती है चीजें। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म तो एक डेफिनेशन में भी खत्म हो सकता है, ये एनालॉजीज कैसे समझेंगे आप, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट एंश्योर्स रूल ऑफ लॉ, ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से रिलेटेड कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है सिर्फ डेमोक्रेसी का फीचर है। तो आप क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज द फीचर ओनली ऑफ डेमोक्रेसी। चलिए आप लोग बताइए कि क्या वो सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी जहां है वहीं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो सकता है, कि जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री हैं उनमें भी ऐसा हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म फॉलो हो सकता है। आप लोग लिखेंगे इसको, ठीक है। तो इसका आंसर होगा यस, सिर्फ जहां पे डेमोक्रेसी होगी वहीं पे आपका क्या होगा, वहीं पे आपका क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म फॉलो होगा। क्यों? क्योंकि जो पावर है डेमोक्रेसी में, ऐसा होता है जो पावर है वो लाई करता है किसके साथ, पीपल के साथ, ठीक है। और जहां कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी नहीं होती वहां लोगों के साथ पावर नहीं होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म फॉलो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। आप नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग जाते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक चौथा जो होगा हमारा, रिटन वर्सेस अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता होने चाहिए, दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, यू हैव टू नो। द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू टू, that is written constitution, and the second is unwritten constitution, ठीक है। अब क्राइटेरिया क्या एक आप लिख सकते हैं, कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठ के बनाई है, तो वो जो है हमेशा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। अगर मैं बोलता हूं आप लोगों को, चार लोगों को कि चार लोग बैठिए और चार लोग बैठ के एक बुक को लिखिए, तो क्या होगा, वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ही होगा ना। आप लोग भाई ऐसे याद तो नहीं रखेंगे कि ये हम लोग सोच लिए हैं अब ये ऐसे जाके बता देंगे। यू विल जॉट डाउन या राइट डाउन, 3 से 4 पन्ने में आप लिख के रखेंगे उन चीज़ों को, ठीक है। कोई भी एक टॉपिक को हम बोलते हैं 4-5 लोगों को एक साथ काम करने के लिए, तो वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट यही है। आप लिख सकते हैं, ऐसे लिख लीजिए क्राइटेरिया करके, ठीक है। क्राइटेरिया क्या है उसका, अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली has been constituted and then the out product of that constituent assembly will be called as written constitution। इसका मतलब क्या है, अगर एक पर्टिकुलर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आपने सुना होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया था हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने 9 दिसंबर को, और 13 दिसंबर को क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया था उन्होंने 9 दिसंबर को, 13 दिसंबर 1946 में ये पास हो गया था, और वही आपका फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाती है। तो वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब कभी भी बैठती है किसी संविधान को बनाने के लिए, तब हम बोलते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल क्या हो गया, इंडिया में है जैसे, ठीक है, यूएसए में है। अगर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का हम एग्जाम्पल देखें तो ग्रेट ब्रिटेन में है, ठीक है। अब देखिए रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर ये बोलूं मैं कि नो कंट्री इन द वर्ल्ड हैज एन एंटायरली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ये सही होगा गलत होगा? तो ये आपको मैं बता रहा हूं सही होगा। तो आप लोग नोट करके लिख सकते हैं कि नो कंट्री इन द वर्ल्ड हैज एन entirely written or an entirely unwritten constitution. Example, in Indian political system, other than the written constitution, provision we also follow some conventions, ठीक है। अब मैं समझा रहा हूं आपको, देखिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी, उन्होंने एक संविधान बनाया जिसमें 400 प्लस आर्टिकल्स लिखे, और 400 प्लस आर्टिकल को हम
फॉलो करते हैं और कभी कभी अमेंड करते रहते हैं। अगर हमको कुछ भी करना है तो नया एक अमेंडमेंट लाते हैं लेजिस्लेचर से और वो उसी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हो जाता है। अब अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, जस्ट इमेजिन, एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं मैं, हम जो जनरली फाइल बनाते हैं ना, अगर आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे, पेजेस में कई लोग नोट्स प्रिपेयर करते हैं जिसको आखिर में स्पाइरल बाइंडिंग करा लेते हैं हम लोग, या स्पाइरल एक क्लिपर से क्लिप कर देते हैं। अब जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो वही है, आप समझ के रखिए कैसे। आपका आज का चैप्टर खत्म होगा 3 पन्ने का, तो लेट्स से कि आज के चैप्टर को हम लोग मान के चलते हैं इट इज एन अमेंडमेंट या एक कोई एक लॉ है आज का चैप्टर। तो वैसे ही ग्रेट ब्रिटेन में क्या होता है, एक साथ जैसे हमारा संविधान पूरा एक साथ बन के एक बुक बना दिया हमने, अब उसी में हम अमेंड करते हैं। कुछ भी दिक्कत आती है, कुछ हमको हटाना है या कुछ भी डिलीट करना है, तो उसी बुक से होगा, तो वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। अनरिटन में क्या होगा, हमको कोई भी नया लॉ लाना है तो एक नया लॉ लाएंगे, उस लॉ को बस उसके साथ रख देंगे, ठीक है। जैसे हम नोट्स बना रहे हैं, आप मान के चलिए इंडियन पॉलिटी की 30-35 क्लासेस होनी है, तो आपका हर दिन एक क्लास बनता है, हर दिन आप 10 पन्ने लिखते हैं और 10 पन्ने को उस एक पर्टिकुलर फाइल में ऐड करते जाते हैं। तो वो हो गया अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि आप राइट करते जा रहे हैं और एक एक साथ रखते जा रहे हैं। अब वहां पे ऐसा नहीं है कि आपको उसी को अमेंड करना है, आप नया एक लॉ बनाए, लॉ पास किए, वो ऑटोमेटिकली कॉन्स्टिट्यूशन में आपके ऐड हो गया। तो दिस इज व्हाट ब्रिटेन फॉलोज, एंड द थिंग इंडिया यूएसए में क्या है, लिखा हुआ चीज है, उसी को हम फॉलो करते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें क्या आता है, रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैं अगर पूछूं आपसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या रिजिड है क्या फ्लेक्सिबल है, रिजिड का मतलब कठोर है, एकदम टफ है उसको कुछ करना, कि फ्लेक्सिबल है मतलब उसको ऐसे ही अमेंड किया जा सकता है। बताइए आप लोग कि रिजिड है कि फ्लेक्सिबल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर ये क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज द मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी बोथ। अब कैसे, देखिए मैं आपको ये बताता हूं। अब रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी जानने के लिए क्या है, कैसे आप जानेंगे कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है कि फ्लेक्सिबल, तो कुछ क्राइटेरिया होंगे। अगर हमको वो क्राइटेरिया पते होने चाहिए। क्राइटेरिया क्या है, अमेंडमेंट प्रोसीजर के तहत हम लोग जानते हैं कि अगर अमेंडमेंट टफ है तो वो रिजिड हो गया गवर्नमेंट, अगर अमेंडमेंट इजी है तो वो गवर्नमेंट फ्लेक्सिबल हो गई। तो इंडिया में क्या है, मैंने क्यों बोला कि इंडिया इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, बिकॉज हमारे कुछ पर्टिकुलर लॉ हो गए, जैसे इम्पीचमेंट हो गया आपका, अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368, अलग अलग चीजें हैं। उन सब चीज़ों को आप देखते हैं तो वो आपको टफ लगती हैं, वो रिजिड लगती हैं। बट वैसे ही आप जब देखते हैं अंडर आर्टिकल 3 हमको नया स्टेट बनाना है, हमारे सिटीजनशिप के अंदर कुछ हम लोग को पॉलिसी करनी है, तो वो सारी चीज़ें आपको क्या दिखती हैं, वो ईजी हो सकती हैं, तो फ्लेक्सिबल भी हो गए हम, ईजिली हम कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्यों है, मेजोरिटी क्या क्या यूज होती है। तो इसीलिए अमेंडमेंट प्रोसीजर के हिसाब से हम समझते हैं कि कोई गवर्नमेंट फ्लेक्सिबल है कि नहीं है, कि रिजिड है, टफ है कि इजी है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। चलिए, तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अब अमेंडमेंट प्रोसीजर कैसे, अमेंडमेंट प्रोसीजर क्या होता है, थोड़ा सा उसके बारे में समझ लेते हैं। तो अमेंडमेंट प्रोसीजर देखिए, लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों मिलके क्या करते हैं, अमेंड करते हैं आपका किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को। अब अमेंडमेंट प्रोसीजर इट टेक्स प्लेस अंडर पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट में क्या, लोकसभा हो गया आपका, राज्यसभा हो गया। राज्यसभा में कौन होते हैं, एमपीज फ्रॉम द स्टेट, फ्रॉम स्टेट, ठीक है। राज्यसभा नाम से ही समझ आ रहा होगा, इसको अपर हाउस बोलते हैं, इसको लोअर हाउस बोलते हैं, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब जो ये अमेंडमेंट प्रोसीजर है, ये दोनों के दोनों यहाँ फॉलो होंगे। इसके लिए एक कोरम होता है जिसमें मिनिमम मिनिमम पीपल फॉर स्टार्टिंग द मीटिंग रखा जाता है, उसको बोलते हैं हम क्या, कोरम। कोरम मतलब होता है कि 1/10, इंडिया में कितना है हमारे, 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस
इसका मतलब है अगर कोई भी अमेंडमेंट करना है आपको, तो वहां पे 1/10 मेंबर जब तक प्रेजेंट नहीं होंगे हाउस के, तब तक आप उस कोई भी अमेंडमेंट या वहां पे मीटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, इसका मतलब क्या, और डीप में समझ लीजिए। एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। हमारे यहाँ लोकसभा है, ठीक है, क्या है हमारे यहाँ, लोकसभा है। अब ये जो लोकसभा है हमारे यहाँ, इसके अंदर कितने मेंबर हैं टोटल, तो यहाँ पे आपके हैं 550 मेंबर्स। वैसे ही हमारे यहाँ राज्यसभा है, और राज्यसभा के अंदर कितने लोग आते हैं रिप्रेजेंटेटिव, 250 है टोटल, और 245 वहाँ रहते हैं। तो 550 मेंबर यहाँ हो गए, 250 मेंबर राज्यसभा में हो गए। इसका मैं क्या बोला आपको, 1/10 कोरम है। तो 550 इंटू 1/10 आप करते हैं तो 0 0 कट गया, आंसर आ गया 55। और यहाँ पे आप सिमिलर करते हैं 250 इंटू 1/10, तो 0 0 यहाँ पे, और ये हो गया 25। तो हमको मालूम पड़ता है कि 55 जो मेंबर हैं वो मिनिमम प्रेजेंट होने चाहिए कोई भी अमेंडमेंट प्रोसीजर को प्रोसीड करने में लोकसभा में। तो ये हो गया कोरम ऑफ क्या, तो अगर क्वेश्चन में आता है कि कोरम ऑफ राज्य लोकसभा कितना है, तो आपका 55 है। और लोकसभा का कोरम पूछता है तो कितना हो गया, सॉरी, लोकसभा का 55, राज्यसभा का पूछता है तो आपका कोरम हो गया 25। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये कोरम हमारा क्या हो गया, हमको मालूम पड़ गया इतने लोग प्रेजेंट है, और अब हमको अमेंडमेंट कोई लाना है। तो क्या सबसे पहले चाहिए होती है, उसके बाद चाहिए होती है टाइप ऑफ मेजोरिटी। क्या चाहिए होती है, टाइप ऑफ मेजोरिटी। इसका मतलब क्या है कि कितने लोग, अब कोई लॉ है, अब उसमें कैसे अमेंडमेंट होगा तो हम रिजिडिटी कैसे बोलेंगे आपकी। अब वहां पे हम लोग लगाएंगे कि कितने लोग प्रेजेंट होने चाहिए, किससे ज्यादा लोग जितने लोग प्रेजेंट है उतने कितने लोग वोट करेंगे तो कौन सा लॉ पास होगा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मेजोरिटी में सबसे पहले आपको वर्ल्ड वाइड कितनी मेजोरिटी है ये देखा जाए, कैसे हमारे पार्लियामेंट में मेजोरिटी होती है। फिर हम लोग इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि क्या क्या मेजोरिटी हमारे इंडिया में अवेलेबल है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना है क्या, सिंपल मेजोरिटी। क्या, सिंपल मेजोरिटी। ठीक, अब इसके सेकंड नंबर पे होता है आपका इफेक्टिव मेजोरिटी। देन द थर्ड इज एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ठीक, सिंपल, इफेक्टिव, एब्सोल्यूट, और चौथा होता है आपका स्पेशल मेजोरिटी। ठीक, ये वर्ल्ड वाइड ऐसा माना जाता है ये 4 प्रकार की मेजोरिटी होती हैं। अब एक एक मेजोरिटी को हम लोग अलग अलग देखते हैं। तो सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, सिंपल का मतलब आपको वर्ड से ही समझ आ रहा होगा, इट विल बी इजीली अमेंडमेंट किया जा सकता है, इसलिए इसको बोला जा रहा है सिंपल मेजोरिटी से वो अमेंडमेंट को करने के लिए। जैसे ये जो सिंपल मेजोरिटी है वो जनरली यूज होती है ब्रिटेन में। ठीक है, ब्रिटेन से लाया गया। अब इसमें क्या होता है, इसमें 50% से 50% +1, 50% +1 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब इसका मतलब क्या है, मिनिमम मेंबर कितने चाहिए आप लोगों को, 55 मेंबर मिनिमम आप मान के चलिए। एक 550 लोगों का लोकसभा है, वहां हम लोग को सिंपल मेजोरिटी से किसी भी पर्टिकुलरली एक लॉ को पास कराना है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया सबसे मिनिमम मेंबर क्या है, 55 है। तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि उस दिन जिस दिन ये लॉ पास हो रहा है उस दिन 55 लोग बस प्रेजेंट है। कितने लोग प्रेजेंट है, 55, क्योंकि वो कोरम है, मिनिमम कोरम में मान के चलते हैं। अब इसमें मैं क्या बोला आप लोगों को, मैंने बोला 50% +1। अगर 55 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रेजेंट हैं, दैट इज 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा, तो क्या हो गया आपका, ये कोरम हो गया। तो अगर इस कोरम में हम लोगों को कोई लॉ पास कराना है, तो मैंने आपको बताया क्या है, सिंपल मेजोरिटी क्या है, 50% +1। तो क्या होगा 28 + 1, तो 55 का 50% होगा क्या, 27, और 27 + 1 28। तो मतलब 28 मेंबर कहीं किसी लॉ को पास करने के लिए, 28 मेंबर कहीं किसी लॉ को पास करने के लिए वोट कर देते हैं, दैट इज क्या, तो ये लॉ क्या हो जाएगा आपका, पास हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और ये सिंपल मेजोरिटी किस टाइप के लॉज में होंगी, तो अगर इसको हम अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आर्टिकल 3, जो आर्टिकल 3 क्या है, टू क्रिएट अ न्यू स्टेट, लिख लीजिए, टू क्रिएट अ न्यू स्टेट constitutional provision of article 3 can be amended by simple majority। यहां लिख लीजिएगा, ठीक है,
कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 3 कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजोरिटी। तो ये अगर हमको एक ये पास करना है तो ये सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। द नेक्स्ट इज इफेक्टिव मेजोरिटी। अब इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब क्या हो गया? इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब हो गया 50%, इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, 50% प्लस 1 ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। क्या? ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। अब ये 50% प्लस 1 इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस का मतलब क्या होता है आपका, कि जो टोटल स्ट्रेंथ है, जैसे 550 है, और हो सकता है जैसे अभी हम जानते हैं 545 आपको जनरली देखने को मिलते हैं, 5 हमारे लोकसभा कश्मीर से जो है वो नहीं होते हैं, बट हम टोटल स्ट्रेंथ मानते हैं 550 और 5 को हम माइनस कर दें, ठीक है, तो वो क्या हो गया? वैकेंसीज। तो इसका इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस का मतलब होता है आपका टोटल स्ट्रेंथ जो कि है 550 और माइनस वैकेंसीज। हो सकता है उस टाइम पे 10 जगह पे और चुनाव होने हैं, बाई इलेक्शंस होने हैं, तो उन 10 जगहों को भी वैकेंसी में जोड़ा जाएगा। इसके साथ साथ रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड वाइस प्रेसिडेंट, इन सबको जब हटा देते हैं हम लोग वोटिंग से, तो क्या हो जाता है आपका? इफेक्टिव मेजोरिटी निकल के आती है, दैट इज टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस माइनस वैकेंसीज, और वैकेंसीज में आपका आपका स्पीकर और वाइस प्रेसिडेंट भी आते हैं, ठीक है। इन लोग, ये जो स्पीकर है आपका, वो उसी टाइम पे वोट करते हैं जब वहां पे आपका क्या हो जाता है? इक्वल वोट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वैकेंसीज हो गए, तो इसका मतलब अगर ऐसा रहेगा 50% प्लस 1 एंड वेयर द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इज प्रेजेंट, तो इसको हम इफेक्टिव मेजोरिटी बोलेंगे, ठीक है। फिर द नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होता है? 50% ऑफ द 50% प्लस 1, 50% प्लस 1 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ लोकसभा। लोकसभा का टोटल स्ट्रेंथ है 550, तो ये बोल रहा है कि 50% दैट इज 275 प्लस 1। इसका मतलब 276 लोग जब वोट करेंगे तभी उसको क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट मेजोरिटी ही बोलेंगे, ठीक है। और ये जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी है इंडिया में फॉलो नहीं होती, बिकॉज दिस मेजोरिटी इज नॉट मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। दिस मेजोरिटी इज नॉट फॉलो, दिस मेजोरिटी is not mentioned in our कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है? ये टफ होता है बहुत और यूएसए में फॉलो होता है। तो ये आप लोगों को 4 टाइप ऑफ मेजोरिटी मैंने बता दी। अब हम लोग क्या है दूसरा देखेंगे, क्या? जस्ट अ सेकेंड। अब हम लोग दूसरा देखेंगे जो है कि स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो स्पेशल मेजोरिटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिर्फ और सिर्फ सिंपल मेजोरिटी है उसको दिया गया है, और सारी जो मेजोरिटी और जो फॉलो करते हैं उसको हम लोग इफेक्टिव और ये सब नहीं बोलते हैं, फॉलो भले वैसे ही करते हैं, सबको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेशल मेजोरिटी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, इफेक्टिव मेजोरिटी। तो इसको क्या बोला मैंने? मेजोरिटी ऑफ ऑल द मेंबर देन प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। मेंबर समझा तो मैंने दिया है, इसको लिख लीजिए, मेजोरिटी of all the member present and, ठीक है, वोटिंग। सेकेंड इज आपका 2/3 मेंबरशिप, मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसका मतलब क्या हो गया? अगर इसको हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आर्टिकल 249 जैसे हो गया, आर्टिकल 249 जिसमें पार्लियामेंट मेक रूल्स फॉर द स्टेट इन राज्यसभा, स्टेट फॉर द स्टेट इफ राज्यसभा पासेस अ रिजोल्यूशन इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट। मतलब आर्टिकल 249 क्या बोलता है? अगर राज्यसभा आपका है, राज्यसभा जो है वो किसी स्टेट है, कोई स्टेट है और उसमें उनको लगता है कि कोई लॉ पास करना है, तो पार्लियामेंट
उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए लॉ पास करता है, उसके लिए राज्यसभा जो है अंडर आर्टिकल 249 ये पास करता है कि स्टेट के इंटरेस्ट में लोकसभा और राज्यसभा मिलके, पार्लियामेंट मिलके एक लॉ पास कर सकते हैं। तो उसके लिए इस पर्टिकुलर 249 को पास करने के लिए जो क्या बोलता है आपका, पार्लियामेंट मेक्स रूल्स फॉर द स्टेट इफ राज्यसभा passes a resolution in the interest of state। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल 249 को पास करने के लिए 2/3 मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट प्रेजेंट एंड वोटिंग की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि देखिए यार, हम लोग एक फेडरल क्वाजी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। फेडरल स्ट्रक्चर में क्या है कि कोई भी कभी भी स्टेट का काम, स्टेट के लॉज बनाने का काम किस पर्टिकुलर गवर्नमेंट के पास है? तो स्टेट के लॉज बनाने का काम मेजरली जो आपका है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तभी तो इलेक्ट करके हम स्टेट गवर्नमेंट को इलेक्ट करके लाए हैं, जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है। कि जैसे एग्जांपल है हमारे भूपेश बघेल का की गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट अभी छत्तीसगढ़ में है। बट अगर राज्यसभा को मैं लगता है कि इस स्टेट में जरूरत है पार्लियामेंट के रूल्स बनाने की, तो किसके पास ये पावर है? क्योंकि राज्यसभा क्या है, राज्यसभा का काम ही है कि वो राज्य को रिप्रेजेंट करती है, स्टेट्स को। ठीक है, तो राज्यसभा को ही ये पावर दिया गया है कि अगर उनको ये पास करना है कि इन पर्टिकुलर स्टेट के लिए, किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए लॉ बनाना है गवर्नमेंट को, तो अंडर आर्टिकल 249 अगर 2/3 मेंबर प्रेजेंट होंगे राज्यसभा के और वो वोट करेंगे टू पास द रिजोल्यूशन फॉर द स्टेट अंडर आर्टिकल 249, तब वो पास होगा। ठीक है, देन द थर्ड वी कैन से इज आर्टिकल 368। 368 फुलफिल्स टू प्रोसीजर, टू प्रोसीजर। ये सारे अलग अलग तरीके हैं, मैं बता रहा हूं आपको अमेंडमेंट के। ठीक है, पहला क्या हो गया, 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। सेकेंड आप लिख सकते हैं मेजोरिटी रिक्वायर्ड इज 50% + 1 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। इसका मतलब आर्टिकल 368 के अंदर हम लोग अगर किसी भी पर्टिकुलर चीज को अमेंड कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले बोला गया है कि 2/3 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए। तो 2/3 जो 545 का हमारा लोग क्या है, टोटल हमारा जो लोकसभा का मेंबरशिप है उसमें ये बोल रहे हैं कि 2/3, वो 545 से 2/3 लोग प्रेजेंट होने चाहिए। और उस टाइम उतने लोग प्रेजेंट रहेंगे और उसके बाद वोट होगा, तभी कोई अमेंडमेंट पास होगा अंडर आर्टिकल 368। और ये 2/3 मेंबर जो वोट करेंगे उसमें भी 50% + 1 का टोटल स्ट्रेंथ चाहिए। तो ये क्या हो गया, ये जो मैं लिखा हूँ ये सिंपल मेजोरिटी हो गई। ठीक है, ये सिंपल मेजोरिटी हो गई। और ये जो आपका क्राइटेरिया है कि 2/3 लोग, जो 2/3 लोग हैं टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस से, वो प्रेजेंट होने चाहिए और वोटिंग में भाग भी लेने चाहिए, तब अंडर आर्टिकल 368 कोई भी आपका लॉ जो है उसको पास किया जाएगा। और कैसे टाइप के लॉ पास होते हैं, तो एग्जांपल हम लेते हैं, तो रिमूवल ऑफ जज जो होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, तो ये सबको आपको अंडर आर्टिकल 368 पास किया जाता है। ठीक है, तो ये सब जो होता है आपका इस पर्टिकुलर तरीके से फॉलो किया जाता है। ठीक है, अब और चौथा आपका जो सबसे टफेस्ट टाइप का होता है वो क्या हो गया, 2/3 मेंबर, 2/3 मेजोरिटी, सॉरी मेजोरिटी ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। अब इसमें क्या हो गया, जो हमारा देश में इम्पीचमेंट होता है, इम्पीचमेंट किसका होता है, इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक, तो ये टफेस्ट मेजोरिटी मांगता है, क्योंकि भाई देश के हेड को आप इम्पीच कर रहे हो, इम्पीच मतलब आप उनको उनके पद से हटा रहे हो, तब अंडर आर्टिकल 361, किसमें इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट क्या होता है, अंडर आर्टिकल 61 किया जाता है। तो इसके लिए 2/3 मेजोरिटी, मतलब जो 545 लोग हैं उनमें 2/3 लोगों को वोट करना पड़ेगा उस 545 लोगों में कि हमको इम्पीचमेंट करना है, तभी ये
टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस का 2/3 मेंबर जब वोट करेंगे तब इंपीचमेंट प्रोसीजर चालू होगा, ठीक है, तब होता है इंपीचमेंट। तो आप लोगों ने अलग अलग मेजोरिटी यहाँ पे हमने देख ली। सबसे पहले हमने इफेक्टिव मेजोरिटी देख ली, तो मेजोरिटी ऑफ द ऑल द मेंबर ऑफ द हाउस दैट इज 50% + 1, ये होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सेकंड 2/3 हमने देख लिया, 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, कि जो 2/3 मेंबर है वो प्रेजेंट होने चाहिए और वो वोट करेंगे, तब इस टाइप के आर्टिकल जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में है वो अमेंड होंगे। अंडर आर्टिकल 368 हमने देखा कि 2/3 मेंबर टोटल होने चाहिए प्रेजेंट एंड वोटिंग, और उसमें भी 50% + 1 का स्टेक आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका सिंपल मेजोरिटी और उसका मिक्सचर हो गया। और थर्ड आपका देखा टफेस्ट जो है इंपीचमेंट में, जो कि टोटल हाउस के 2/3 स्ट्रेंथ का आपको होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा मेजोरिटी भी खत्म, ठीक है। अब आप लोगों को दूसरा हम लोग का टॉपिक हो गया डेमोक्रेसी। देखते हैं हम लोग अब क्या देखेंगे, डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी का मतलब। इस क्लास में आप लोगों को सब कि कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली क्या होता है, क्या बेसिस है, वो समझना है। फिर हम लोग इसके बाद एक के बाद एक टॉपिक को डेप्थ में देखेंगे, ठीक है। तो लिखिए आप लोग सबसे पहले डेमोक्रेसी का डेफिनेशन। अगर ऐसे 2 नंबर में पूछ दिया तो लिखने के लिए आपके पास होना चाहिए। तो डेमोक्रेसी का डेफिनेशन लिखिए, डेमोक्रेसी कंप्राइजेज ऑफ 2 वर्ड्स, डेमो विच मीन्स पीपल, ठीक है, और दूसरा वर्ड जो है क्रेसी विच मीन्स पावर टू रूल, ठीक। तो डेमोक्रेसी जो है 2 वर्ड से बन के मिलता है, दैट इज डेमो प्लस क्रेसी, विच मीन्स डेमो मीन्स पीपल एंड क्रेसी मीन्स पावर टू रूल। Democracy is a type of government or political system. Democracy is a type of government or political system where the power lies with the people. The people exercise this power by electing the government. तो डेमोक्रेसी क्या हो गया, अब ये डेफिनेशन समझाता हूं मैं आपको। डेमो प्लस क्रेसी 2 वर्ड से मिलके बनता है डेमोक्रेसी। डेमो मतलब होता है पीपल, क्रेसी मतलब होता है पावर टू रूल। डेमो प्लस क्रेसी जब करते हैं तो पीपल पावर टू रूल, पीपल्स पावर टू रूल, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, कोई भी गवर्नमेंट जहाँ पे जो लोग होते हैं, जो पॉपुलेशन होता है, जो पीपल होते हैं, वो चूज करते हैं, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, और वो रिप्रेजेंटेटिव उनको रिप्रेजेंट करके वहां पे आपके लिए लॉज बनाता है, और सब जो गवर्नमेंट होती है वो इलेक्शन के बाद आपके लिए काम करती है। तो उसी को बोलते हैं हम लोग डेमोक्रेसी। टाइप ऑफ डेमोक्रेसी कहीं आप देखेंगे, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो टाइप ऑफ डेमोक्रेसी में आप देखते हैं क्या, इट इज बेस्ड ऑन हाउ द पीपल आर रूलिंग। कैसे हम लोग, भाई क्या टाइप होगा डेमोक्रेसी का, कैसे मालूम पड़ेगा कि लोग रूल कैसे कर रहे हैं, उसी से हमको मालूम पड़ता है कि डेमोक्रेसी किस टाइप की है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि लोग खुद के लिए रूल कर रहे हैं, खुद से ही रूल कर रहे हैं, मतलब पूरा जो जनसंख्या है वो एक जगह पे खड़ा हो रहा है, पॉपुलेशन, और वो रूल्स बना रहा है, वो पास कर रहा है, तब वो हो जाएगा डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होगा कि आप जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपना एक लीडर इलेक्ट करके भेजते हैं एक पर्टिकुलर जगह पे, जहां पे सारे लीडर्स इकट्ठा होते हैं, आप लोगों को जो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो आपके लिए डिसीजन लेते हैं, बिकॉज यू हैव गिवन योर वोट एंड चूजन हिम और हर फ्रॉम योर कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो टाइप ऑफ डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन हाउ आर द पीपल रूलिंग, ठीक। वो या तो फिर आइदर इनडायरेक्ट हो सकता है या फिर वो हो सकता है डायरेक्ट, ठीक है, 2 हो सकता है। डायरेक्ट मैंने कैसे बोला, जैसे ग्राम सभा है, ग्राम सभा एकलौता, आप बोल सकते हैं ग्राम सभा एकलौता जगह है जहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो की जाती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट हो गया, ये इनडायरेक्ट हो गया, तो ये 2 हिस्से में लिख लीजिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करके लिख लीजिए, और ऐसे बना लीजिए आप, और यहाँ पे आप लोग लिखते जाइए। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या लिख सकते हैं, पीपल आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। क्या मैंने बोला, पीपल आर डायरेक्टली इन्वॉल्व, मतलब डायरेक्टली इन्वॉल्व कैसे होगा, उसका एग्जांपल लिखेंगे उसके नीचे, कि जैसे विलेज में ग्राम सभा होती है, वहां आपको पता है कि ग्राम सभा में, विलेज ग्राम सभा, यहाँ पे विलेज की मीटिंग होती है और ग्राम सभा काफी सारे लॉज को पास करता है। तो ये इकलौता जगह है जहां पे हम लोग डेमोक्रेसी को एक्चुअली देखते हैं कि डायरेक्टली हम इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। तो यू कैन से दैट द ओनली एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन इंडिया इज ग्राम सभा। इवन द म्यूनिसपैलिटीज, जो म्यूनिसपैलिटी है इंडिया में,
इन द अर्बन एरिया डू नॉट एक्सरसाइज द डायरेक्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि भाई आपने महापौर या पार्षद को चुन तो दिया, उसके बाद आप थोड़े महापौर और पार्षद आपसे पूछ रहे हैं कि क्या बनाना है क्या करना है, वो कर रहे हैं अपने लिए क्योंकि आपने रिप्रेजेंटेटिव को दे दिया है। बट यहाँ पे ग्राम सभा में क्या होता है, हर महीने एक क्या होता है आपका मीटिंग होती है, साल में 5-4 मीटिंग होती है जो जनरली 6 हो जाती है। जनरली नॉर्मल मीटिंग्स भी होती हैं ग्राम सभा में डे टू डे काम के लिए, वीकली। तो ये आपको क्या होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो जाती है। अब इनडायरेक्ट कैसे बोला जाएगा, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट को क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसका मतलब क्या हो गया, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, मैंने आपको समझाया ना, आपके एक वार्ड है, वार्ड में नहीं, आप बड़ा लेते हैं थोड़ा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, जैसे अब लेट से आप कहाँ से हैं, आप दुर्ग से हैं, आप दुर्ग में आप इलेक्शन हुआ, आपने मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली किया, आपने वोट किया, वोट करके हमारे दुर्ग से किसने जिता दिया, गजेंद्र यादव जी को जिता दिया लोगों ने मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बना के। अब वो आपके लिए ही काम कर रहे हैं, आपको ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब वो वहां बैठते हैं ना मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में, जब वो किसी लॉ को पास करने के लिए हाँ बोलते हैं या ना बोलते हैं, तो आप मान के चलिए कि वी द पीपल, जो दुर्ग के लोग होंगे, वो उन लोगों ने उनको वोट किया है। इसका मतलब है कि वो हमारी ही बात वहां रख रहे हैं, ये माना जाता है। ठीक है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में, बिकॉज वी हैव चूजन हिम, वी हैव गिवन द फेथ इन हिम। तो हमारा जो फेथ है उस पर्टिकुलर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ है, एंड दिस इज हाउ वी आर एक्सपीरियंसिंग द डेमोक्रेसी। क्योंकि हमने 5 साल में, भले ही 5 साल में एक बार हमारे पास वो मौका आया, बट हमने वो मौका का यूज किया और हमने अपने लिए लीडर चूज किया, और यही डेमोक्रेसी आपका इनडायरेक्ट टाइप ऑफ डेमोक्रेसी होती है। तो इट रिप्रेजेंट, आप लिख सकते हैं कि इट इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वेयर पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड thus by them exercise their decision making power and the governance of the country। ठीक है, तो ये आप हो गया। जैसे लेट्स से एक और एग्जांपल, इनडायरेक्ट आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो, मोदी जी हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री हमारे देश के, वो उनको चूज करने में आपका बहुत बड़ा हाथ है, भले ही वो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से नहीं है। पूरे देश में बीजेपी, कांग्रेस और काफी सारे पार्टीज ने इलेक्शन लड़ा, ठीक है। अब अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो बीजेपी जीत के आई, 243 सीट्स आई, फिर कोलिजन बना के उन्होंने गवर्नमेंट बना लिया। तो उन सीट से जीत के आने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या, कि मेजर लोगों ने इलेक्शन में वोट किया, और मेजर लोगों ने मेजर कॉन्स्टिट्यूएंसी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना के बीजेपी के लोगों को भेजा, तो वो मेजोरिटी पार्टी बनी। अब आप कहीं मैक्सिमम लोग वोट नहीं करते बीजेपी के लिए, और मैक्सिमम लोग वोट करके बीजेपी के ज्यादा एमपीज नहीं लाते, तो क्या मोदी जी गवर्नमेंट में आ पाते, नहीं आ पाते। तो आप ये समझ रहे, इनडायरेक्टली आपने डेमोक्रेसी यहाँ पे दिखाई। आपको बीजेपी की गवर्नमेंट बनानी थी, तो आपने इनडायरेक्टली अपनी अपनी जगह से कॉन्स्टिट्यूएंसी से बीजेपी के मेंबर्स को वोट करके जिताया, और वो पहुंच के क्या किया, उन्होंने लीडर चुना। तो इनडायरेक्टली द डेमोक्रेसी इज, ऐसा स्पाइरल बनता जा रहा है। ठीक है, तो आपको ये समझ आना चाहिए। तो हमने डेफिनेशन लिख लिया था इसमें, ठीक है। चलो, द नेक्स्ट इज 7, रिपब्लिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक, जो हम लोग जनरली देखते हैं। तो आप पहले डेफिनेशन लिख लीजिए। इट इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ हेड ऑफ द स्टेट। If the head of the state is elected by the people, then it's called as republic. Dot, full stop. If there is transfer of power on the basis of hereditary system, then it's called monarchy. क्या, monarchy। मतलब क्या, रिपब्लिक का क्या है, जो हेड ऑफ द स्टेट है वो हम ही इलेक्ट करके अगर वो हेड ऑफ द स्टेट को चुनते हैं, तो वो क्या होगा, तब वो रिपब्लिक कहलाएगा। अगर हेड ऑफ द स्टेट इंडिया में कौन है, प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट अभी फिलहाल कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। हमने द्रौपदी मुर्मू जी का इलेक्शन देखा था, जिसमें हमारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने वोट किया,
और उन्होंने वोट करके प्रेसिडेंट को चुना। तो आप इनडायरेक्टली फिर आप कनेक्ट करिए कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो दोनों हैं उनको किसने चुना? आपने चुन के भेजा, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भेजा, एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। दीज बोथ पीपल आर देयर इन्वॉल्व इन द वोटिंग ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इनडायरेक्टली वी कैन से दैट कि वी आर आल्सो इन्वॉल्व इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिकॉज आर टू रिप्रेजेंटेटिव इज वोटिंग फॉर देम। तो यहाँ पे क्लियर होता है हमको कि दिस इज रिपब्लिक। अगर यहाँ ये ऐसा होता कि अब कोई एक फैमिली है, उसी फैमिली के लोग बस बनते जा रहे हैं, जैसे ब्रिटेन में होता है, एलिजाबेथ थी, एलिजाबेथ के बाद उनके बेटे फिलिप्स अभी चार्ल्स आ गए हैं, इसके बाद उनका बेटा बनेगा, फिर उनका बेटा बनेगा। तो ये वहां क्लियर है कि प्रेसिडेंट कौन बनता है? वो क्वीन जो होती है, किंग जो होते हैं। बट इंडिया में नहीं है, वो वहां मुनार्की बोला जाता है, इसीलिए इंडिया में क्या है, वी इलेक्ट। तो लेट्स टेक द एग्जाम्पल, अगर डेमोक्रेसी और ये देखें हम लोग, जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं समझाने के लिए। जैसे ये हो गया डेमोक्रेसी, ठीक, ये हो गया रिपब्लिक। दोनों में अंतर क्या है ये बता रहा हूं। अगर हम लोग कंट्री देखते हैं इंडिया, तो इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक भी है, वो रिपब्लिक भी है, क्योंकि हमारे यहाँ स्टेट इलेक्शंस होते हैं दोनों चीज़ों के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट कोई ना कोई बस हेरिडिटरी बनता जा रहा है। बट वहीं आप ब्रिटेन देखते हैं, तो ब्रिटेन डेमोक्रेटिक तो है, वहाँ इलेक्शन होता है, बट वो रिपब्लिक नहीं है। भाई वहाँ रिपब्लिक नहीं है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे मुनार्की है, किंग क्वीन बनते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल, यूएसए। तो यूएसए में जी हाँ डेमोक्रेसी भी है, और अभी आपने देखा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ और ट्रम्प जो है वो बन के आया, तो हाँ डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक दोनों हो गए। अब लेट्स टेक द नेबरिंग कंट्री, आर स्वीट नेबरिंग कंट्री, दैट इज भूटान। तो भूटान इज नाइदर डेमोक्रेटिक और नाइदर रिपब्लिक, क्योंकि ये मुनार्की है और कॉन्स्टिट्यूशनल मुनार्की है ये यहाँ पे। ठीक है, मुनार्की, कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर इन भूटान, वहाँ इलेक्शन नहीं होते, ये मुनार्की ही रूल करती है और कॉन्स्टिट्यूशनली रूल करती है। तो ये एक टाइप ऑफ एग्जांपल हो गया जहाँ पे डेमोक्रेसी भी नहीं देखने को मिल रहा हमको, रिपब्लिक भी देखने को नहीं मिल रहा। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ आर, और एक और हमारा नेबरिंग कंट्री, दैट इज नेपाल। इट इज डेमोक्रेटिक एज वेल एज रिपब्लिक। वहाँ भी सिमिलर है कि हमारे टाइप के वहाँ पे भी चूज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आप और लिख सकते हैं फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट करके, 8th में आप लिख लीजिए फॉर्म्स। मैं कुछ पॉइंटर्स दे रहा हूं आप लोगों को जो आपको काम आएंगे, रिवाइज करेंगे जब ये पूरा नोट्स को आप पढ़ेंगे ना, तो आप जितना हम लोग पढ़े हैं वो समझ आ जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन एनी कंट्री वेयर एवर they are practiced is based on the nature and relationship between the executive and legislative. In presidential system, the principle of separation of power is religiously followed, while in parliamentary system it is based on प्रिंसिपल ऑफ फ्यूजन ऑफ पावर। तो मैं अभी क्या बता रहा हूं आपको, देखिए दो डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, जो कि हो गया आप लोग यूएसए में एक देखते हैं जो कि है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और एक इंडिया में जो आप देखते हैं दैट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, उसमें बेसिकली डिफरेंस क्या होता है हमको ये समझना है। ठीक है, तो देखिए जो बेसिकली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है उसमें हम लोग लेजिस्लेचर को चुन के भेजते हैं। किसको भेजते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुन के भेजते हैं। और देखिए ये आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, ये आपका मान के चलिए संसद है। ठीक है, ये एक्स जो बना रहा हूं मैं, ये आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेट से। ठीक, तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये आप लोगों ने चुन के भेजा। ठीक है, और यहाँ पे भी एक और बना देता हूँ मैं, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म के लिए बना देता हूँ। ठीक है, ये हो गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया, और ये वाला लेजिस्लेटिंग फॉर्म के लिए। तो अब यहां से एग्जीक्यूटिव बनने का प्रोसीजर क्या है ये देखते हैं हम लोग। तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसमें से एक चुना जाएगा, क्या एक चुना जाएगा, ये रेड एक्स जो बनाया मैंने वो होगा आपका पीएम। और ये इसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, यही जो पार्लियामेंट में आपकी संसद है उन्हीं में से क्या लेगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लेके एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाएगा। तो ये रेड में जो आपको दिख रहा है ये आपका एग्जीक्यूटिव बॉडी होगा, जो कि 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस रहता है। तो ये आपका कैबिनेट मिनिस्टर और डिफरेंट डिफरेंट जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं वो सब ये जो है आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से ही बनेंगे। बट ये किस में हो गया आपका? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हो गया। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हो गया। बट अगर हम लोग इसको बोले प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इलेक्शन हुआ, इलेक्शन से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आए, उसमें से क्या हो गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से
अब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके एग्जीक्यूटिव नहीं होंगे। एग्जीक्यूटिव एक अलग से बॉडी जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट को भी जीत के आए, जैसे ट्रम्प प्रेसिडेंट बन गए, जीते अलग से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, वो अपने एग्जीक्यूटिव को अलग से चुनते हैं, जो बाहर के होते हैं लोग, एक्सपर्ट होते हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, बिजनेस एक्सपर्ट्स, इनको कुछ भी किसी को भी चुन सकते हैं। तो ये आपको डिफरेंस दिख रहा है, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें उसी के अंदर आपको दिख रहा है एग्जीक्यूटिव बॉडी, और ये आपको दिख रहा है एग्जीक्यूटिव बॉडी इसके बाहर है। तो यही डिफरेंस है आपका पार्लियामेंट्री और जो आपका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया, अभी एग्जांपल दे दिया, और ये मैंने आपको डेफिनेशन में यही बताया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग आप लोग सेकंड दिखते हैं इसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कि सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है। सेपरेशन ऑफ पावर मींस सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, फुल स्टॉप। This means no member of executive can be member of legislature। ये एक्चुअली हम लोग इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर को नहीं फॉलो कर रहे हैं। सेपरेशन ऑफ पावर क्या बोलता है कि एग्जीक्यूटिव जो बॉडी है वो जुडिशियरी से और लेजिस्लेचर से अलग होनी चाहिए। लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव तीनों अलग अलग एक बॉडी है और तीनों पिलर है डेमोक्रेसी का। बट इंडिया में आप देख रहे होंगे ये सेपरेशन ऑफ पावर, जो सेपरेशन ऑफ ये है फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर, क्योंकि एग्जीक्यूटिव इज द बॉडी इनसाइड, एक अलग से बॉडी है, बट वो बन चुन के आई है लेजिस्लेचर के ही अंदर। बट ये सेपरेशन ऑफ पावर हमको कहाँ फॉलो होते दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, आपको यहाँ पे क्या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन जहां होता है यूएसए में, वहां आपको दिख रहा है कि एग्जीक्यूटिव बॉडी इज देयर एंड सेपरेशन ऑफ पावर को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब हमारे में क्या हो रहा है, तो हमारे में फ्यूजन ऑफ पावर हो रहा है। अब इसको आप लिखिए थर्ड पॉइंट, फ्यूजन ऑफ पावर मीन्स executive will be the part of legislature, full stop। This means they need to follow the principle of collective responsibility। अब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री के लेक्चर में, यूनियन एग्जीक्यूटिव के लेक्चर में। ठीक है, अभी यहां बता सकता हूं मैं, ये आपका क्या होता है, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो पूरा सीओएम है वो एक साथ ही रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करता है, या प्राइम मिनिस्टर या कोई भी एक लॉ उनका पार्लियामेंट में पास नहीं हो पाता है, तो इसका मतलब हम मानते हैं कि दे फॉल विद द गवर्नमेंट, विद द प्राइम मिनिस्टर एंड विद द लॉज। ठीक है, तो ये आपका अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग उसको, उसमें उस पर्टिकुलर टॉपिक में। ठीक है, देन द नेक्स्ट इज कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, विच मीन्स ऑल मिनिस्टर सिंक एंड स्विम टुगेदर। अब इसको मैं समझाता हूं आपको, देखिए, अगर जो कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जो इंडिया में फॉलो होती है, वहां कोई भी एक लॉ है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, कोई एक लॉ है जिसको पास करने के लिए वो कैबिनेट, कैबिनेट मतलब मोदी जी की कैबिनेट, जो मिनिस्टर्स हैं वो लाते हैं किसमें, लोकसभा में। अगर ये जो लॉ है ये लाए हैं किसमें, पार्लियामेंट में लाया है किसने, कैबिनेट ने, और ये लॉ जो है लोकसभा में जाता है और पास नहीं कर पाता, क्या नहीं कर पाता, पास नहीं कर पाता, तो हम ये मान के चलेंगे कि एज पर द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब ये होता है कि पूरी गवर्नमेंट गिर जाएगी, विच मीन्स ऑल द मिनिस्टर सिंक एंड स्विम टुगेदर। इसका मतलब भले ही ये लॉ किसी एक मिनिस्ट्री का हो, लेट्स टेक कि वो होम मिनिस्ट्री का एक लॉ था, ठीक है, होम मिनिस्ट्री कोई लॉ पास कराना चाह रही थी सिक्योरिटी से रिलेटेड या किसी से भी रिलेटेड, और वो लॉ कहीं ऐसा होता है कि पार्लियामेंट में जाता है और वो फेल कर जाता है, वो पास नहीं हो पाता है, तो इसका मतलब द गवर्नमेंट विल फॉल डाउन, वो मिनिस्टर नहीं फॉल होंगे। क्यों, क्योंकि देयर इज द कंसेप्ट ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इन आवर गवर्नमेंट। तो अब आप नेक्स्ट लिखिए, दिस ऑल्सो मीन्स that at the practical level the legislature can throw the executive out of power with help of no confidence motion, and the executive is also entrusted with the power to dissolve the legislature। ये हम लोग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, अभी तक का हमने पढ़ लिया। अब ये यहां बोलता है, ये लाइन क्या बोल रहा है, अगर हम लोग देखें प्रैक्टिकल लेवल पे, तो जो लेजिस्लेचर है वो एग्जीक्यूटिव को भगा सकता है, पावर से हटा सकता है,
प्रैक्टिकली नहीं बोल रहे हैं ना, प्रैक्टिकल लेवल पे लेजिस्लेचर कैन थ्रो द एग्जीक्यूटिव आउट ऑफ पावर विद द हेल्प ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब जो आपका अपोजिशन पार्टी है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाती है, और नो कॉन्फिडेंस मोशन कहीं पास कर जाता है तो क्या हो जाता है, गवर्नमेंट फॉल कर जाता है। तो हु इज हैविंग द पावर टू ब्रिंग द नो कॉन्फिडेंस मोशन? तो वो पावर आपके पास पार्लियामेंट में लेजिस्लेचर के पास है। तो इट इज इनडायरेक्टली टेकिंग अ चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं किसकी पावर को, एग्जीक्यूटिव को। वहीं पे एग्जीक्यूटिव के पास क्या पावर है, एग्जीक्यूटिव चाहे तो एक लॉ पास कर सकती है और पूरा डिसॉल्व कर सकती है किसको, पार्लियामेंट को, लेजिस्लेचर को, फिर से इलेक्शन करा सकती है। तो ये वाइसे वर्सा ये पावर है आप, इसीलिए मैं फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आप क्या बोल सकते हैं कि इससे ये समझ आ रहा है हम लोग को, अगर ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो ना ही इसमें एग्जीक्यूटिव क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव जो है उसके टर्म फिक्स है, ना ही लेजिस्लेचर का टर्म फिक्स है। भले ही हम बोलते हैं कि 5 साल के लिए इलेक्शन हुए, बट अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है तो वहां एग्जीक्यूटिव गिर जाएगा। अगर एग्जीक्यूटिव क्या कर देगा, लॉ पास कर देगा कि लेजिस्लेचर को डिसॉल्व करना है, तो फिर से इलेक्शन कराने पड़ेंगे। तो इससे क्या हो रहा है, इनस्टेबिलिटी आएगी। भाई जब तक कोई एक 5 साल की स्टेबल गवर्नमेंट आपके पास देश में नहीं है, तब तक वो अपने लॉज को कैसे बनाएगी, वो लॉज को इंप्लीमेंट कैसे करेगी? इतना इजी काम नहीं होता ना, इट इज अ वेरी टाइम टेकिंग एंड कम्बरसम प्रोसेस। तो ये प्रोसेस को फॉलो करने के लिए आपको एक स्टेबल गवर्नमेंट की जरूरत पड़ती है। अगर वो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं हुई तो दिक्कतें बहुत आती है। तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म में ये एक इशू होता है। क्या होता है कि आपका लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का फिक्स टर्म नहीं होता। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लिए, हेंस इन पार्लियामेंट्री सिस्टम क्वेश्चन कॉमा नाइदर द टर्म ऑफ legislature nor the term of executive is fixed and hence it suffers from instability, ठीक है। while the virtue of presidential system इस स्टेबिलिटी और फिक्स टर्म। अब यहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जैसे आपको देखा आपने कि ट्रम्प को चुन के लाए हैं कहाँ, यूएसए में। तो ट्रम्प जो है अलग से प्रेसिडेंट चुन के आए हैं, और इसके साथ आपका जो पूरा लेजिस्लेचर है वो अलग से चुन के आया है। और इम्पीचमेंट का प्रोसेस बहुत ही टफ होता है। इट इज नॉट इजी टू इम्पीच, क्योंकि उनके भी पार्टी के लोग जीत के आए हैं वहां पे। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इट इज वेरी टफ टू। तो सेपरेशन ऑफ पावर आपको यहाँ दिख रहा है एक्चुअल में जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या, प्रेसिडेंट कभी इतना इजिली इम्पीच नहीं हो पाएगा, जैसे वोट जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन उसमें से कोई फर्क नहीं पड़ता वहां। तो इससे क्या होगा कि वहां स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। क्या रहेगा, स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी, ठीक है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा यहाँ पे, दोनों हम लोग समझने के बाद, कि यार हमने पार्लियामेंट्री ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्यों चुना, जब यूएस जैसा इतना डेवलप्ड स्टेट जो है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चुन के रखा है। तो हम लोगों को भी जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चुनना था, हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्यों चुना? तो व्हाट आर द रीजंस फॉर अडॉप्शन, ये हम देख लेते हैं। देखिए सबसे मेन रीजन क्या था, फर्स्ट आप देख सकते हैं सबसे पहला रीजन था फैमिलियरिटी। अब फैमिलियरिटी कैसे हुई, तो आपको पता होगा पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है फर्स्ट टाइम इंडिया में अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 एक्ट जो था, मॉन्टेग्यू चैमफोर्ड रिफॉर्म, उस पर्टिकुलर टाइम में हमारे यहाँ पहली बार क्या लाया गया था, प्राइम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो इलेक्शन है वो इंट्रोड्यूस किया गया था, बाय कैमरल लेजिस्लेचर वाला। तो ये जो इस टाइम का हमारा फेमिलियरिटी था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना या हम जब आज़ाद हुए, तो उस टाइम पे हमारे जो लोग थे 2-3 बार इलेक्शन कर चुके थे, 1919, 1923, 1937। तो उनको आदत थी इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेटिंग को जानने की। और उस पर्टिकुलर टाइम में हमारे जो देश था वो उतना लिटरेट भी नहीं था, और इतने हमारे पास रिसोर्सेज भी नहीं थे कि सबको फिर से समझा सकें, बिकॉज वी हैव टू गो फॉर द इलेक्शन आफ्टर द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन in 1952। तो it was very easy for India to adopt this particular parliamentary form of government because we were familiar as we were used to it from the Government of India Act 1919, ठीक है। सेकेंडरी आप बोल सकते हैं कि इट इज मोर डेमोक्रेटिक इन नेचर। अब मोर डेमोक्रेटिक कैसे हो गया, बिकॉज देयर इज नो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, किसी एक आदमी के पास पावर नहीं है। जैसे यूएस में है, एक प्रेसिडेंट आप चुन दिए तो वो अपने हिसाब से एग्जीक्यूटिव बनाते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपके जो मिनिस्टर सारे होंगे, वो सारे मिनिस्टर को भी आपने कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुन के भेजा है। तो एज पर दैट इट इज मोर डेमोक्रेटिक। ऐसा नहीं है कि किसी को भी उठा के वो बना दिया प्रेसिडेंट ने। तो ये आप बोल सकते हैं।
अब ये और बोल सकते हैं, अब इट इज मोर अकाउंटेबल ऑन डे टू डे बेसिस, मोर अकाउंटेबल ऑन डे टू डे बेसिस। कैसे भाई? एक गवर्नमेंट 5 साल चलती है, ठीक है, एक गवर्नमेंट 5 साल चलती है, 5 साल में 50 लॉ पास करती है गवर्नमेंट, ठीक है, वो 50 लॉ को हर बार पार्लियामेंट में वोटिंग के लिए जाना पड़ता है। इसका मतलब जो गवर्नमेंट है हर बार, वो गवर्नमेंट किस पे जा रही है? डे टू डे, जब जब लॉ आ रहा है तब तब वो चेक हो रहा है। मैंने बताया ना आपको, अगर कोई भी लॉ फेल करता है तो अंडर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी द गवर्नमेंट विल फॉल डाउन, तो गवर्नमेंट गिर जाएगी। अब वो गवर्नमेंट गिरे ना, ये उनको ये रखने के लिए कि हम कभी ना गिरे, हर बार वो लॉ को पास कराना पड़ेगा। तो उनको हर बार ये चेक करना पड़ता है, हम मतलब मल्टीपल टाइम ये चेक होता रहता है कि हमारी वो गवर्नमेंट जो है वो पॉपुलर गवर्नमेंट है अंडर द लेजिस्लेचर। अगर वो अनपॉपुलर हो गए, एक भी वोट कम आ गया उस पर्टिकुलर लॉ को पास करने में, तो गवर्नमेंट विल फॉल डाउन और वो गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो देयर इज अ वेरी गुड थिंग कि डे टू डे चेक्स हैं, कि वो गवर्नमेंट आज नहीं कल नहीं हर बार वो पॉपुलर है। एक बार भी फेल करेंगे तो गवर्नमेंट विल फॉल डाउन। तो यू कैन से कि रीजन फॉर अडॉप्शन वाज कि डे टू डे अकाउंटेबिलिटी मिलती है हमको, ठीक है। तो ये 3 आप चीजें बोल सकते हैं, चीजें जो हम लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए फिर हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जो कि नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा प्रियम्बल के ऊपर, ठीक है। अगर आप लोगों को आज की क्लासेस में कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे को टेलीग्राम में या व्हाट्सएप में किसी में भी बात कर सकते हैं, मेरे से कॉल कर सकते हैं। नोट्स प्रिपेयर करते रहेंगे, ये नोट्स काफ़ी अच्छे से हमने प्रिपेयर किए हैं सो दैट कि आपको इजी रहे। देखिए अब जितना मैंने लिखा दिया है ना, ये आपको लक्ष्मीकांत भी यूज उतने करने की जरूरत नहीं है। जस्ट स्टिक टू माई नोट्स, आपका प्रीलिम्स मेंस सब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, पॉलिटी का। तो ये 30 to 32 क्लासेस हम रखेंगे, इसमें कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे हम लोग, हमको इसी साल में क्रैक करना है एग्जाम, इसको 5 साल 2 साल की योजना नहीं बनानी है। सो गाइज बी मोटिवेटेड, बी हैप्पी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी। एक दिन में एक काम करना है, आज की क्लास करनी है, यू हैव टू रिवाइज इट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।